नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आज सभी बहुत बढ़िया होंगे। और अभी तो मैक्सिमम बच्चे पढ़ाई को छोड़कर बढ़िया एंजॉय कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, गेम खेल रहे होंगे और रेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तो आपका फर्स्ट ईयर ही चल रहा है और फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर ही माना जाता है। फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर। अच्छी बात है, एंजॉय करिए, घूमिए, गेम खेलिए, लेकिन इसके साथ में ही मेरी दो बातें आपको माननी चाहिए। पहली बात कौन सी है? तो पहली बात ये है बच्चों कि इस पूरे फर्स्ट ईयर को पूरे तरीके से रेस्ट ईयर नहीं मानना है, ठीक है। ये जो फर्स्ट ईयर होता है इसमें आप बिना स्ट्रेस और बिना प्रेशर के पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपकी पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि इस फर्स्ट ईयर में आपको अपनी जो बेसिक होती है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब कि आपकी जो नींव है उसको मजबूत करना है, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही अच्छे तरीके से, उतनी ही तेज़ी से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जब फर्स्ट ईयर आता है तो बढ़िया आराम करने बैठ जाते हैं और फिर सीधा इंटर में उठते हैं और जैसे तैसे उनकी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे तैसे पढ़ाई नहीं करनी है, आपको बेहतर से बेहतरीन पढ़ाई करनी है। और बेहतरीन पढ़ाई तभी हो सकती है जब आपकी बेसिक क्लियर होगी, ठीक है। और आपको बेहतर बनाने के लिए मैं आपके साथ हूँ और सनसिटी टीम आपके साथ है, ठीक है। और बच्चों इसी के साथ ही आज से हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। और ये जो क्लास होगी आपकी इंट्रोडक्शन क्लास होगी, और यह जो इंट्रोडक्शन क्लास है सभी क्लासेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो इस क्लास को पूरा देख कर ही जाना है और सभी के पास शेयर कर देना है, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं फिजिक्स और देखते हैं और समझते हैं फिजिक्स को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आप कक्षा 10 में साइंस की बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों देखे हैं। तो फिजिक्स उसमें एक टॉपिक था, लेकिन जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो फिजिक्स पूरी सब्जेक्ट मिल जाती है आपको। और यहाँ पर फिजिक्स की दो बुक हैं, पहली बुक को फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं और दूसरी बुक को सेकेंड पार्ट बोल सकते हैं। तो अगर मैं बताऊँ कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को ओवरव्यू अगर देखें कि कितने चैप्टर होते हैं, कौन कौन से चैप्टर होते हैं, तो मैं बताऊं फर्स्ट पार्ट में आपके 7 चैप्टर होते हैं और सेकंड पार्ट में भी 7 चैप्टर होते हैं। पहले उनको चैप्टर्स को एक बार देख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये रहे आपके चैप्टर्स के नाम। ये पहली बुक यानी कि फर्स्ट पार्ट के चैप्टर हैं, जिसमें कि 7 चैप्टर कौन कौन से हैं। पहला चैप्टर है मात्रक एवं मापन, फिर अगला चैप्टर सरल रेखा में गति, अगला चैप्टर समतल में गति, फिर अगला चैप्टर गति के नियम, फिर अगला चैप्टर है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, फिर अगला चैप्टर है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, फिर लास्ट में आता है आपका गुरुत्वाकर्षण। ये फर्स्ट पार्ट में आपके इतने चैप्टर आते हैं, ठीक है ना। फिर जो सेकेंड पार्ट है दूसरी बुक है उसमें कितने चैप्टर आते हैं आपके। पहला चैप्टर आता है ठोसों के यांत्रिक गुण, फिर अगला है तरलों के यांत्रिक गुण, अगला है फिर द्रव्य के तापीय गुण, फिर ऊष्मागतिकी, फिर अणुगतिक सिद्धांत, फिर दोलन, फिर तरंगे। ये आपके यहाँ पर भी 7 चैप्टर मिल जाते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो आपके पास 14 चैप्टर हैं, पहली बुक में 7 और दूसरी बुक में भी 7 चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये आपके चैप्टर्स की बात हुई। अगर हम लोग शुरुआत करेंगे फिजिक्स की, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे और स्टार्टिंग से समझेंगे कि एक्चुअल में फिजिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसी है फिजिक्स अपनी, ठीक है ना। तो पहले इनको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने चैप्टर्स के नाम नोट कर लिए होंगे और हम अब आगे चलते हैं और समझते हैं भौतिक विज्ञान क्या होती है। और बच्चों ये जो क्लास होगी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसको बीच में छोड़कर नहीं जाना है, पूरी वीडियो देख कर ही जाना है, ठीक है ना। तो समझते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होती है, और भौतिक विज्ञान को समझने से पहले समझते हैं कि विज्ञान क्या होता है ना। विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान तो आप सभी लोगों को पता ही है कि क्या होता है। सभी लोग बचपन से परिभाषा पढ़ते चले आ रहे हो। विज्ञान क्या है? विज्ञान का एक विशेष प्रकार का ज्ञान है, ठीक है ना। और एक इंसान की सबसे अच्छी आदत होती है कि उसके अंदर जानने की इच्छा होती है, कि बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, यानी क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर, ठीक है ना। कि आखिर ये कुछ चीज़ें हो रही हैं, आखिर वो कैसे हो रही हैं। जैसे कि सूर्योदय होना, सूर्य का अस्त होना, और कह सकते हैं कि जो मौसम बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात का होना, हवा चलना, आंधी, तूफान, ये जो होते हैं सब कैसे होते हैं आखिर, ठीक ना। तो जब मन में आएगा आखिर ये कैसे हो रहा है, और उसके बाद क्या करें, उनको प्रयोगों के माध्यम से देखें आखिर कैसे हो रहा है, उनके प्रयोगों के माध्यम से हम पता करें आखिर वो कैसे हो रहा है, ठीक है। जो चीज़ हमको पता चलती है उसे क्या बोलते हैं, वो जो पता चलने के बाद जो हमको ज्ञान मिलता है वही क्या होता है? विज्ञान होता है। यानी कि प्रयोगों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वही क्या होता है? विज्ञान होता है। या फिर कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो विज्ञान है, विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। और जो साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा के सेंटिया से आया हुआ है। लैटिन भाषा के सेंटिया से आया हुआ है। और ये जो लैटिन भाषा है बेटा इटली में बोली जाती थी आज से लगभग 2700 साल पहले,
ठीक है ना। और सिंथिया शब्द का अर्थ क्या होता है? जानना। सिंथिया शब्द का अर्थ क्या होता था? जानना, यानी कि टू नो, जानना। ठीक है, तो विज्ञान की बात हुई, विज्ञान के इतिहास के बारे में कह सकते हैं। और विज्ञान के भी अब कई पार्ट फिर बनते चले गए, ठीक है ना। जैसे कि अब आगे आपका जो भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान, ये सब क्या है? विज्ञान के पार्ट ही तो है। तो हमको समझना है क्या है? अपना भौतिक विज्ञान। हमको क्या समझना है? अपना भौतिक विज्ञान क्या होता है ना, भौतिक विज्ञान। और विज्ञान तो आप समझ गए विज्ञान क्या होता है। अब अगर बात करें भौतिक, तो भौतिक जो शब्द है ये अपने भारत देश से आया है। जैसे कि जो वेद पुराण है इसमें भौतिक शब्द का उल्लेख मिलता है। भौतिक मतलब क्या होता है? प्राकृतिक या फिर प्रकृति, ठीक है ना, प्रकृति से होता है। या फिर कह सकते हैं भौतिक मतलब वे वस्तुएं होती हैं, भौतिक वस्तुएं जिनको हम छू सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या है? भौतिक वस्तुएं होती हैं। और विज्ञान क्या है? तो विज्ञान आप सब लोग को पता है, यानी कि जानना, ठीक है। तो अगर इन दोनों शब्द को अगर मर्ज किया जाए तो परिभाषा बहुत बढ़िया बनती है कि प्रकृति के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब करें तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। और जो फिजिक्स शब्द है कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से आया है। ग्रीक भाषा में एक शब्द है फ्यूसिस, ठीक है ना। और इसका फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, यानी कि नेचर, ठीक है ना। इस फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। तो फ्यूसिस से क्या बना है? फिजिक्स बना है। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान बना है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं और भौतिक विज्ञान कहलाता है, ठीक ना। द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिवोटेड टू स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप विज्ञान भी समझ गए क्या होती है और भौतिक विज्ञान भी समझ गए क्या होती है। और जो हमने बताया कि प्राकृतिक घटनाएं क्या होती हैं, तो आपको पता है क्या कि सूर्य उदय होना, सूर्य का अस्त होना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और ज्वार भाटा आना, और आंधी चलना, बरसात होना, ठीक नहीं, सब क्या होते हैं? प्राकृतिक घटना ही होती है। और इनके बारे में जहाँ अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान बोलते हैं, ठीक ना। और ये भौतिक विज्ञान के भी कई सारे पार्ट बनते चले गए फिर, ठीक है ना। अगर हम नॉर्मली अगर देखें तो भौतिक विज्ञान के यहाँ पर आपको दो पार्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। दो पार्ट कौन कौन से? पहला पार्ट इसका आता है कि चिरसम्मत भौतिकी, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स। फिर आता है दूसरा पार्ट इसका आधुनिक फिजिक्स, यानी कि आधुनिक भौतिकी, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स आती है, ठीक ना। तो फिर हम आगे चलते हैं और उनके भी पार्ट देखते हैं कि जो आपकी चिरसम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल भौतिकी उसके कितने पार्ट हैं, और फिर जो आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स है उसके कितने पार्ट हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं अब। तो बच्चों अभी हमने देखा कि विज्ञान क्या होता है, और विज्ञान के यहाँ पर तीन पार्ट थे, कौन कौन से? भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। अभी हमको पढ़ना भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान का अगर देखें कि इसका विस्तार कहाँ तक हुआ है और इसके कितने पार्ट हैं, तो हमको यहाँ पर दो पार्ट देखने को मिलते हैं कि पहला पार्ट है अपना चिरसम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स, फिर अगला पार्ट आता है अपना आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ पर दो पार्ट हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और ये जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि भौतिक विज्ञान का जो विस्तार हुआ है दो पार्ट में, तो जो फर्स्ट पार्ट है चिरसम्मत भौतिकी, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे फिजिक्स आती हैं। अच्छा, ये फिजिक्स पढ़ने की और जानने की जितनी ज़्यादा ज़रूरत क्या है, तो बच्चों अगर आप नेक्स्ट कभी फिजिक्स अगर पढ़ेंगे, जो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि हम किस टाइप की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लासिकल है या फिर मॉडर्न है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर देखें क्लासिकल फिजिक्स में कितने फिजिक्स आती है, कौन कौन सी आती हैं, तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। यांत्रिकी होती क्या है बच्चों? तो जो कुछ वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं की जो गति होती है तो उनकी गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, किसमें? इस यांत्रिकी में, ठीक है ना। यानी कि जो वस्तु होती है, वस्तु की जो गति होती है उस गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, वस्तुओं की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है। और वस्तु की गति कैसी होगी? निम्न होगी, मतलब कम, धीरे होगी, ठीक है ना। तो वस्तुओं की जो गति होती है उस गति के बारे में इस यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और बच्चों इसी मैकेनिक्स के अंतर्गत एक और आती है, कौन सी? तरल यांत्रिकी यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स। तरल मतलब जो लिक्विड होते हैं ना उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। जो तरल होते हैं वो जो गति करते हैं उनकी भी गति कहाँ पर की जाती है? गति का अध्ययन क्या किया जाता है? इसी यांत्रिकी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है ना। फिर अपना अगला आता है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी में क्या होता है? यानी कि इसमें ऊष्मा और ताप
और जो सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कणों से जो बने निकाय होते हैं, सूक्ष्म कण जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु, ये सब क्या है, सूक्ष्म कण है। सूक्ष्म कणों से जो निकाय बनते हैं उनकी जो गति होती है, उनकी जो गति होती है इसके अंतर्गत करी जाती है, ऊष्मा गति के अंतर्गत की जाती है, ठीक है ना। फिर आता है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब क्या है इसका, तो विद्युत अलग लो लो, ठीक ना, चुंबक अलग ले लो, ठीक ना। विद्युत और चुंबक और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अध्ययन किया जाता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंतर्गत, यानी विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत विद्युत और चुंबक और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। और फिर आता है चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि, यानी चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि मतलब क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड, मतलब कि जो आपके कंपन होते हैं और जो प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगे होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत, चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी तथा ध्वनि के अंतर्गत। और ये सब चीज़ें कहाँ आ रही हैं, ये सब क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आ रही हैं। उसके बाद आता है आपका प्रकाशिकी, प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी में भाई साहब जो आपके प्रकाश है, प्रकाश के बारे में पूरा का पूरा अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। प्रकाश के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होंगी, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है ना, प्रकाश के द्वारा यानी कि प्रतिबिंब का वर्णना। फिर कक्षा 12 में आप आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा अभिवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण, ये सब मिलेंगे आपको यहाँ पर ना। तो प्रकाश के बारे में संपूर्ण जानकारी कहाँ मिलती है, प्रकाशिकी के अंतर्गत मिलती है, ठीक है। ये बात हुई किसकी, क्लासिकल फिजिक्स की, यानी कि चिरसम्मत भौतिकी की। तो अगर बाय द वे अगर यहाँ पर कुछ भी चीज़ यहाँ पर आपको जो हमने समझाई है, कोई चीज़ मिलती है जैसे कि गति आ जाए, यानी कि जो वस्तु की जो गति होगी किसके अंतर्गत करी जाती है, यांत्रिकी के अंतर्गत करी जाती है, और यांत्रिकी यहाँ आती है क्लासिकल फिजिक्स में आती है, ठीक है ना। ऐसे आप पता कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना अगला पार्ट आधुनिक भौतिकी, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंतर्गत ये जो पहला ही पार्ट मिल जाता है अपेक्षिकता, यानी कि रिलेटिविटी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें अध्ययन करते हैं हम जो पिंड होते हैं, पिंड, पिंड मतलब जो तारे होते हैं ना, तारे, पृथ्वी के बाहर जो तारे होते हैं अंतरिक्ष में, तो उनकी जो गति होती है, और उन पिंड यानी उन पिंडों के बारे में बात करते हैं जिनकी जो गति होती है कितनी होती है, प्रकाश के वेग के बराबर होती है, यानी प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर जिनकी गति होती है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी कि उनकी जो गति होती है उस गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, किसमें, अपेक्षिकता में। बोलो कितनी खतरनाक चीज़ है ना, यानी कि ऐसे पिंड जिनकी जो गति होगी प्रकाश के वेग के बराबर होगी, उन पिंडों की गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, कहाँ पर, अपेक्षिकता में, रिलेटिविटी में, ठीक है। फिर आता है क्वांटम यांत्रिकी, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें क्या होता है कि प्रकाश, ध्यान देना, प्रकाश और द्रव्य, द्रव्य यानी कि वस्तु जो होती है ना, मैटर, तो प्रकाश और द्रव्य की जो द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। एक जो शब्द आ रहा है यहाँ पर, द्वैत प्रकृति, ठीक है, द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का जो मतलब है बच्चों, ये आपको कक्षा 12 में देखने को मिलेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छा टॉपिक है ये वाला, ठीक है, द्वैत प्रकृति। तो यहाँ पर जो द्रव्य होता है और जो प्रकाश होता है उसकी द्वैत प्रकृति देखने को मिलती है, और उसके बारे में अध्ययन किया जाता है क्वांटम यांत्रिकी में। और जो क्वांटम यांत्रिकी है इस क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को जोड़ने का काम करते हैं, एक प्रकार से सेतु का काम करते हैं, ठीक है। फिर आती है मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि परमाणु भौतिकी, यानी कि एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें परमाणु और परमाणु की जो संरचना होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, परमाणु भौतिकी में, यानी कि एटॉमिक फिजिक्स में। फिर आती है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें नाभिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है अपेक्षिकता, क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, बहुत ज़्यादा खतरनाक भौतिकी है सब, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं, उनको समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन अगर बेसिक्स अगर समझा जाएगा तो सब आसान लगेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इसके अलावा बहुत सारी फिजिक्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर बायो फिजिक्स, जियो फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यानी कि देखो यहाँ पे कितनी सारी फिजिक्स है। इस सब फिजिक्स का क्या है, विस्तार है, फिजिक्स के सारे पार्ट है कि हमारी फिजिक्स जो है कहाँ तक है, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स की बात रही कि फिजिक्स हमारे कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि फिजिक्स का हमारे टेक्नोलॉजी में और सोसाइटी में इसका कितना योगदान रहा है, ठीक है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो इसको अगर नोट कर लो तो अच्छा रहेगा, पहले इसको नोट कर लो। तो बच्चों बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी में हमारी फिजिक्स का कितना ज़्यादा योगदान हुआ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विज्ञान की जो शाखा है भौतिक विज्ञान, वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भौतिक विज्ञान के ज्ञान के बिना अन्य किसी शाखा का जो विकास था वो संभव नहीं हो सकता था, यानी कि भौतिक विज्ञान का जो ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। तो अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री में इस भौतिक विज्ञान का कितना ज़्यादा रोल है, तो बच्चों मैं बताऊं, जो अणुओं के मध्य जो अणु यानी कि अणु पता है क्या होते हैं, अणु होते हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, ठीक है ना। तो अणुओं के मध्य जो अंतराणुविक जो बल होता है, उस बल के आधार पर ही पदार्थों की रासायनिक संरचना के बारे में पता लगाया जाता है, और रेडियो एक्टिविटी के आधार पर ही ठोसों की संरचनाओं के बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है ना। और जो अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाओं के जो वेग होता है, जो दर होती है, वो पता चले अभिक्रियाओं की जो दर होती है उससे पता करते हैं कि अभिक्रिया कितनी देर में हो पाएगी, कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये सब भौतिकी के आधार पर ही किया जाता है। अब हम बच्चों बात करते हैं कि जीव विज्ञान में भौतिकी का कितना ज़्यादा महत्व है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आविष्कार जो हुआ इसमें कौन सा, सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बहुत सारे यहाँ पर जीव विज्ञान में खोजें, बहुत सारी खोजें हो पाई थी। किसके सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से शारीरिक संरचनाओं का पता लगाया गया था, ठीक है। तो ये हुई बात है आपकी टेक्नोलॉजी में कितनी ज़्यादा भौतिकी का महत्व है। अब बात करते हैं कि सोसाइटी में, हमारे समाज में भौतिकी का कितना ज़्यादा रोल है। तो बच्चों जैसे भौतिकी में बहुत सारी खोजें करी गई, उन खोजों के आधार पर बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, जैसे कि आपके साधन बनाए गए, एरोप्लेन, बस, ट्रेन, कार, बाइक, ये सारी चीज़ें बनाई गई ना, कि जो आवागमन को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। और जो टेलीविज़न है, रेडियो है, यानी कि दूरसंचार, जो सारी सुविधा दी गई, ये सब किसके आधार पर, भौतिकी के आधार पर ही है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में आपको सब कुछ मिल जाता है लगभग, ठीक है ना। आप किसी दूर स्थित किसी जो व्यक्ति है उससे आप बड़े आराम से बात कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं ना। तो ये सब रहा भौतिकी का योगदान, जो हमारे समाज में, हमारी टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं ना। तो ये जो हमारी क्लास थी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी। इसमें हमने देखा कि ये भौतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, और भौतिक विज्ञान का विस्तार कितना है, और उसका हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है, ठीक है। तो बच्चों आप इस क्लास को यहीं पर रोक देते हैं, और हम लोग मिलते हैं अब अगली क्लास में। इस क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।